प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण जो कि यूरोप में हुआ था, पुनर्जागरण का 11वां और अंतिम व्याख्यान। इससे पहले जो 10 व्याख्यान हुए उसमें हमने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, उसके कारण और पुनर्जागरण के दौरान माफ करना, कौन जो विद्वान जो प्रमुख हुए उनकी हमने जिक्र किया। पुनर्जागरण की विशेषताएं की हमने, और हमने कला और साहित्य में जो पुनर्जागरण में जो परिवर्तन हुए, कला और साहित्य में पुनर्जागरण के दौरान जो बुलंदियों को जो छूने का कार्य यूरोप में हुआ, वो हमने पहले के 10 व्याख्यानों में किया। इससे पहले जो हमारा व्याख्यान था उसमें हमने पुनर्जागरण काल के दौरान चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला में जो परिवर्तन हुए, विज्ञान के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए, उसमें हमने कई नाम लिए थे। एक नाम तो मैं पहले आपको सबसे पहले डेकार्त का पुनः लेना चाहता हूँ। पिछले व्याख्यान में भी मैंने दोहराया था। डेकार्त जिसका समय 1596 से 1650 तक का जिसका समय, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी भी बात पर हमें आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पहले हमें उस बात को, उस वस्तु को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। संदेह की मनस्थिति वैज्ञानिक चेतना के लिए आवश्यक है। तो ये जो दृष्टिकोण था पुनर्जागरण के दौरान, इससे नए नए आविष्कार हुए। अब देखिए, कल हमने बात की थी एक जियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि टालमी की थी। टालमी कहता था कि जमीन जो भूमि है ये स्थिर है और सूर्य, चांद, तारे, ग्रह वो सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये थ्योरी वहाँ पर, जो उस समय तक ये थ्योरी वहाँ थी। लेकिन पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस ने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी तो एक वृत्ताकार परिधि में उसके चारों ओर घूमती है, अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यद्यपि कॉपरनिकस की शिक्षाओं की बड़ी आलोचना हुई जो उसने थ्योरी दी, बाइबल के विपरीत माना है उसकी थ्योरी को, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक आविष्कार थे रुके नहीं। जॉन केपलर का एक नाम आया जिसने भी कॉपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया था। गैलीलियो जिसने कि एक बहुत शक्तिशाली दूरबीन की खोज की थी। ऐसे ही चिकित्सा विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, गणित में कई नए नए आविष्कार हुए। ये हमने विगत व्याख्यान में किया था। अब विद्यार्थियों, बात करते हैं हम पुनर्जागरण के परिणामों की। पुनर्जागरण का काल यूरोप में मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य का संक्रमण या संक्रांति काल है। किस किस के बीच में? मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में। यूँ कह दें कि कनेक्टिंग टाइम है। इस काल के अंतर्गत, जिसकी स्थूल अवधि 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रखी जाती है, पुनर्जागरण का जो समय है मोटा मोटी जो माना जाता है 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, यूरोप के सांस्कृतिक जगत में परिलक्षित नवीन प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों को पुनर्जागरण कहा जाता है।
14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो नवीन प्रवृत्तियां दिखाई दी, उपलब्धियां जो आईं, वो पुनर्जागरण है। इस काल में यूरोप के जीवन में कुछ आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो रहे थे, जिसके कारण धर्म केंद्रित एवं पारंपरिक जो कृषि सामंती अर्थव्यवस्था थी, वो ढांचा चरमरा रहा था, यानी चर्च का भी और जो सामंत प्रथा थी उसका भी। और आधुनिक यूरोप का सूर्योदय हो रहा था, जिसको प्रकाश करने वाले प्रमुख 3 तत्व थे: मानववाद, तर्क और वैज्ञानिक मनस्थिति, यानी वैज्ञानिक चेतना जो है, ये 3 प्रमुख तत्व थे। इन नवीन तत्वों को सबसे प्रखर अभिव्यक्ति यूरोप के साहित्य, कला एवं विज्ञान में मिली। ये जो नवीन तत्व थे, मानववाद, तर्क और वैज्ञानिक मनस्थिति, जिनके बारे में हमने पिछले व्याख्यानों में खूब चर्चा की है। अब बात यह है कि पुनर्जागरण के क्या परिणाम निकले। तो पुनर्जागरण के परिणाम न केवल स्थायी थे, दूरगामी भी थे, बल्कि युग परिवर्तनकारी थे। इन व्याख्यानों का यदि हम बिंदुवार अध्ययन करना चाहें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला बिंदु, मानव केंद्रित चेतना का उदय। पुनर्जागरण ने मध्यकालीन धर्म केंद्रित यानी जो चर्च पोप पादरी, वो जो एक नेटवर्क था, पुनर्जागरण ने मध्यकालीन धर्म केंद्रित चिंतन की धुरी को बदलकर मानव केंद्रित बना दिया और आधुनिक युग के विकास के साथ क्रमशः मानववादी चेतना एक परम मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। पुनर्जागरण काल में अनेक मानववादी विचारक हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण नाम पेट्रार्क, हमने बहुत विस्तार से पूरा एक दिन एक व्याख्यान हमने इस पे किया था, जिसके अनुसार मानव के क्रियाकलापों और गतिविधियों का आधार बिंदु स्वयं मानव होना चाहिए। मानव किसी पूर्व निर्धारित धार्मिक भूमिका का यांत्रिक एवं जड़ पात्र नहीं है। वह एक स्वतंत्र, चिंतनशील एवं सहज अनुभूतियों से युक्त इकाई है, जिसे अपने वास्तविक एवं प्रत्यक्ष लौकिक जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ये मानववाद में थ्योरी निकल करके आई। हमने विद्यार्थियों में बहुत विस्तार से इसको किया है। इन सब बातों को हमने बहुत विस्तार से किया है। मानव जीवन का उद्देश्य परलोक यानी कि मृत्यु के बाद का लोक या आगामी जीवन को सुधारना नहीं है, जैसा कि धर्माधिकारियों का मानना था। पहले क्या था? चर्च और पोप कह रहे थे कि मरने के बाद जो नरक मिलेगा, उस नरक से बचने के लिए हमारे निर्देशों का पालन करना होगा। तो पूरे व्यक्ति का जो चिंतन है वो मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करने पर था, लेकिन अब नैरेटिव चेंज हो गया है। अब ये हो गया कि जो वास्तविक और तात्कालिक ये जो जीवन है, आज का जो जीवन है, मेरा ये जीवन, आपका जीवन है, परिवेश एवं संसार की अधिक जीवंत, उल्लासपूर्ण और सार्थक वो हमारा जीवन है। हमारा, आपका, सबका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों,
तो पुनर्जागरण युग में जब कला और साहित्य में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, उस परिवर्तन में हम देखते हैं कि मानववादी चेतना की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति हुई। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानववाद की अभिव्यक्ति धार्मिक विषयों या प्रतीकों के माध्यम से की गई। उसका पूर्ण धर्मनिरपेक्षीकरण पुनर्जागरण युग के बाद में ही हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय, जैसे हमने पिछले व्याख्यान में भी किया, कि वैज्ञानिकता की बात करना, आविष्कार की बात करना, पुरानी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा मिल सकती थी, जीवन समाप्त भी हो सकता था। तो ये जो मानवीकरण जो है, मानववाद की जो अभिव्यक्ति है, शुरू में प्रतीकों के माध्यम से हुई और उसका पूर्ण जो धर्मनिरपेक्षीकरण है वो पुनर्जागरण युग के बाद में हुआ, जबकि पूरा वातावरण यूरोप का बदल गया और पूरी जो पुरानी जो संस्थाएं थी, प्रेशर ग्रुप्स थे, जैसे पोप, चर्च और सामंत, वो कमजोर हो गए। दूसरे शब्दों में मानववाद आधुनिकता का एक अनिवार्य तत्व है। ये पुनर्जागरण से ये बात निकल करके आई। दूसरा, पहला तो हमने किया मानव केंद्रित चेतना का उदय। दूसरा, विवेकशील दृष्टिकोण का उदय। पुनर्जागरण युग की एक महत्वपूर्ण देन मध्ययुगीन धार्मिक अंधश्रद्धा के स्थान पर बुद्धिवाद या विवेकशील चेतना का उदय था। अब किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता था कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है या किसी धर्म गुरु के द्वारा कही गई है। लोग अपनी बुद्धि एवं विवेक का अर्थ होता है विद्यार्थियों, भले बुरे की पहचान के बाद जो निर्णय जो होता है वो विवेक। तो लोग अपनी बुद्धि एवं विवेक के प्रयोग से कथनों की तार्किक संगति एवं सत्य से संतुष्ट होना चाहते थे। बुद्धिवाद के उदय के आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त किया। बुद्धिवाद का जो उदय हुआ उससे आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि बुद्धिवाद आधुनिकता का एक प्रमुख लक्षण है। तीसरा परिणाम विद्यार्थियों, वैज्ञानिक आविष्कार। आधुनिक वैज्ञानिक युग की नींव पुनर्जागरण काल में रख दी गई थी। क्योंकि हमने पढ़ा भी है, इसको चर्चा अपनी हुई है। मानववादी एवं बुद्धिवादी चेतना से वैज्ञानिक मनस्थिति का आविर्भाव हुआ। वैज्ञानिक मनस्थिति क्या है विद्यार्थियों? नया जानना, पुराने पर अविश्वास। जो पुरानी मान्यता चली आ रही है दकार्थ के शब्दों में, कि किसी भी बात पर हमें आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, पहले उसे संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। तो जो पुराना जो चला आ रहा है, जो पहले से जो मान्यता चली आ रही है, उसको जो क्या तो स्वीकार नहीं करना है। जो आधुनिक युग की जो नवी, हमने कहा है कि युग की नींव पुनर्जागरण काल में रख दी गई थी, तो उस दौरान ऐसा हो गया था कि पुरानी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और उसके उत्तर जो है वो मनुष्य खोजने लगा। मानववादी एवं बुद्धिवादी चेतना से वैज्ञानिक मनस्थिति का आविर्भाव हुआ, जिसका अर्थ है सही प्रेक्षण एवं प्रयोग द्वारा सिद्ध होने पर प्राकृतिक या मानवीय जगत के किसी नियम या कार्य कारण संबंध को स्वीकार करना। तो जो भी पहले से चला आ रहा है उस पुनः उसका परीक्षण करना, प्रयोग उस पे करना
इस हाइपोथेसिस के आधार पर कि यह बात असत्य भी हो सकती है, उसका जांच करना, और उसके बाद में फिर जब किसी भी कार्य का, घटना का, किसी भी वस्तु का सही जब उसका स्वरूप सामने आ जाए तब स्वीकार करना। वैज्ञानिक मनस्थिति के उदय के बाद पुनर्जागरण युग में अनेक वैज्ञानिक नियमों की खोज की गई एवं अनेक यंत्रों के आविष्कार की आधार भूमि तैयार हुई। आधुनिक काल में हुई अद्भुत वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति का बीज सूत्र पुनर्जागरण युग में देखा जा सकता है। चौथा परिणाम विद्यार्थियों, स्वतंत्र चिंतन। मानववादी चेतना, बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिक मनस्थिति ने व्यक्तिवादी चिंतन को पोषित किया। व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास की स्वतंत्र एवं असीम संभावनाओं से परिचित हो गया था। वह एक स्वतंत्र चिंतक हो गया एवं स्वतंत्र जीवन शैली का अनुसरण करने लगा, जो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दबावों से मुक्त थी और मूलतः उसकी व्यक्तिवादी आकांक्षाओं से अनुप्रेरित थी। मानववाद एवं व्यक्तिवाद में अंतर है। मानववाद का अर्थ है मानव के सामान्य एवं लौकिक क्रियाकलापों में रुचि, अर्थात धार्मिक विषयों की तुलना में मानवीय विषयों में रुचि, जबकि व्यक्तिवाद का अर्थ है व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं, माई सेल्फ, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं प्रदर्शन में रुचि या व्यक्तिगत आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार और जीवन शैली। ये व्यक्तिवाद है। मानववाद और व्यक्तिवाद विद्यार्थियों दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। व्यक्ति की जो स्वयं के अंदर जो रुचि है, जो आप अपने आप को अपने बाल बनाते हैं, आप व्यायाम करते हैं, अपने शरीर के मसल्स बनाते हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका लुकिंग कैसा है, आपका जो जीवन शैली कैसा है, आप कैसा जीवन पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाद है। और मानववाद टोटलिटी में मानव के बारे में जो चिंतन है वो मानववाद है। व्यक्तिवाद से आत्मचेतना की भावना जो है वो जागृत हुई। माइकल एंजेलो के लिए कहा जाता है कि वह इतना आत्मचेतन और दृढ़ व्यक्तित्व का था कि सार्वजनिक सम्मान से बचता था तथा राजकुमारों की मैत्री की अवहेलना करता था। वो अपने आप को इतना सुपर समझता था कि वो राजकुमारों तक भी जो है वो उन तक की भी वो अवहेलना कर डालता था। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, इस दौरान पुनर्जागरण के दौरान व्यक्ति विशेष अपने व्यक्ति के निर्माण, विकास की जो एक स्वतंत्र और असीम संभावनाएं जो हैं वो उनसे परिचित हो गया था और वह एक स्वतंत्र चिंतक हो गया और स्वतंत्र जीवन शैली का अनुसरण करने लगा, जो किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त थी। अब है राज्य एवं धर्म का पृथक्करण, इन दोनों का अलग होना। मध्यकाल में राज्य एवं चर्च अनन्यो आश्रित थे, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित थे। पुनर्जागरण युग में एक ओर तो चर्च के प्रभाव में कमी आई, दूसरी ओर बड़े राज्यों का उदय होने लगा। राज्य एवं धर्म को अब अलग अलग आवश्यकताओं का पूरक माना जाने लगा। उनके कार्य क्षेत्रों के मध्य एक विभाजक रेखा खींची जाने लगी।
राज्य की स्वतंत्र अवधारणा का विकास हुआ। पुनर्जागरण के प्रमुख राजनीतिक चिंतक मैकियावेली ने अपनी कृतियों में, अपनी पुस्तकों में चर्च एवं पादरियों का बहुत उपहास किया। अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली ने लिखा कि पोप एवं पादरियों ने इटली की एकता में बाधा पहुंचाई है एवं इटली को जानबूझकर विभाजित किए रखा है ताकि इटली वासी उनसे शांति का आशीर्वाद लेने बार बार आते रहें। स्पष्टतः मैकियावेली राजनीति के पूर्ण धर्मनिरपेक्षीकरण, दूसरे शब्दों में राज्य एवं धर्म के पृथक्करण का हिमायती था, पक्षधर था। पुनर्जागरण युग में इस प्रकार के विचार अनेक बार व्यक्त किए गए और इस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए। विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आई है कि पुनर्जागरण से पहले धर्म और राजनीति आपस में मिले हुए थे और धर्म जो है वो राजनीति पर, राज्य पर, राजनीति के बजाय हम कहेंगे राज्य, एक संस्था की बात कर रहे हैं, राज्य एक संस्था है। तो जो चर्च है वो राज्य पर भारी पड़ता था, पोप राजा को दिशा निर्देश देता था, ये स्थिति थी। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान कहा गया कि ये दोनों अलग हैं, घालमेल ठीक नहीं है और राज्य जो है वो धर्म से ऊपर है। यहाँ विद्यार्थियों में आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप जो बातें पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण काल की, यानी 14वीं से 16वीं सदी के बीच का जो मामला है, उस समय यूरोप कह रहा है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। विद्यार्थियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी, गौरव होगा कि भारत में आज से 2300-2400 साल पहले एक राजनीतिक विचारक हुए जिनका नाम था आचार्य कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। उन्होंने उस समय, यूरोप तो आज से 500 साल पहले ये बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने 2300-2400 साल पहले कह दिया था कि जहाँ धर्म और राज्य का टकराव हो वहाँ राज्य के निर्देश का पालन करना होगा। यानी स्पष्ट है कि जो धर्म है वो राज्य का अधीनस्थ है, आदेश की जो पालना होगी वो राज्य की होगी। तो हमारे भारत में यह बात बहुत पहले समझ ली गई थी, कॉन्सेप्ट बहुत पहले उनका जो है बिल्कुल क्लियर था। छठा परिणाम, धर्म सुधार की आवश्यकता। पुनर्जागरण में तत्कालीन चर्च एवं उसके परंपरागत विश्वासों की अनेक दुर्बलताएं प्रकट हो गई। चर्च का एकाधिकार एवं प्रभुत्व कम होने लगा। धर्म की लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए धर्म के लोगों ने धर्म सुधार की आवश्यकता महसूस की गई और फिर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। विद्यार्थियों, आगे एक हमारा टॉपिक आएगा, हम विस्तार से इसको वहाँ उसमें पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर है हमारे पास इसका। पुनर्जागरण युग में मानवतावादी विचारकों द्वारा चर्च एवं धर्माधिकारियों के प्रति दिखाई गई उपेक्षा ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगला परिणाम है 7वां, राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण युग की एक महत्वपूर्ण देन थी। पुनर्जागरण काल में विपुल आर्थिक प्रगति एवं नव अभिजात वर्ग द्वारा समर्थित राजकुमारों द्वारा सामंतवाद का उन्मूलन, इस प्रक्रिया ने सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत राज्यों को जन्म दिया। पुनर्जागरण काल में क्लासिक लैंग्वेजेस यूनानी और लैटिन के स्थान पर राष्ट्रीय भाषाओं जैसे इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, नॉर्वेनियन, स्वीडिश आदि भाषाओं में विपुल साहित्य का सृजन हुआ, जिसने राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय भावनाओं को
विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई। अगला, मानववादी शिक्षा पद्धति का विकास। पुनर्जागरण ने मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली पारंपरिक विधाओं की शिक्षा एवं उनकी पद्धतियों की दुर्बलता को उजागर किया और शिक्षा की नई अवधारणा बनाई गई, नई परिकल्पना की गई और मानववादी विधाओं तथा पद्धतियों पर आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होने लगी। पुनर्जागरण युग में शिक्षा की नई अवधारणा का जो प्रवर्तक है या जनक है वो विटोरिनो दी फेल्ट्रे, विटोरिनो दी फेल्ट्रे नाम है ये विद्वान का, पुनः दोहरा रहा हूँ, विटोरिनो दी फेल्ट्रे, जिसने 1425 में इटली में प्रथम मानववादी विद्यालय की स्थापना की, जिसमें नवीन शिक्षण पद्धतियों का व्यावहारिक प्रयोग किया गया। इस विद्यालय में पुनर्जागरण युग के अनेक महत्वपूर्ण विचारकों को जन्म दिया। इस स्कूल ने बाद में नवीन पद्धति पर आधारित अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें यदि हम प्रमुख स्थानों की बात करें तो मेरबर्ग है, लीडन है, जेनेवा है आदि स्थानों पर मानववादी शिक्षा शास्त्र पर आधारित विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, इस प्रकार पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास में अनेक आधारभूत परिवर्तनों का जनक बना। यह वह काल था जिसने आने वाले आधुनिक युग की संभावनाओं के अनेक क्षितिज जो होते हैं उन क्षितिजों को खोल दिया था। मानवता के इतिहास में पुनर्जागरण सबसे अधिक विचारोत्तेजक एवं सृजनशील काल था। यह तीव्र संक्रमण एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों का काल था। साहित्य, विज्ञान, कलाएं, शिक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन एवं संस्थाएं एवं सामाजिक जीवन, ये सभी इस काल में बड़े गहन स्तरों पर परिशोधित या रूपांतरित हुए एवं इन्होंने आधुनिक काल की संस्कृति के लिए एक विशेष आधार प्रदान किया। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपका पुनर्जागरण यूरोप में पुनर्जागरण बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास का जो द्वितीय पेपर है, जिसको आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1950-76 के आसपास तक का, ये इसके पहली यूनिट का पहला टॉपिक था पुनर्जागरण यूरोप में पुनर्जागरण। वो टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब अगले व्याख्यान में हम अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है आप इसको पढ़ रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पुनर्जागरण काल का जो रीडिंग मटेरियल है वो मैंने भेजा हुआ है। आज मैं पुनः भेज रहा हूँ। 2 अलग अलग राइटर्स का मटेरियल आपके पास में भेज रहा हूँ। आप उसको पढ़ें, फिर इसको सुने, फिर उसको पढ़ें। ऐसे आप जब पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी तो ये बातें जो पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं और पुनर्जागरण के बारे में तमाम विषय पे हमने बात की है, विस्तार से बात की है। और जो टॉपिक महत्वपूर्ण थे
उन उन बातों को, टॉपिक्स में उन बिंदुओं को, टॉपिक्स को दोहराया गया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। शेष अगले व्याख्यान में जो भी कोई हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।